नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जय सर और आज लेके आ गया हूँ एक धमाकेदार सेशन। दोस्तों इस धमाकेदार सेशन में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के 5वां चैप्टर के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण और आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, यानी कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस चैप्टर के तत्वों का वर्गीकरण। ठीक दोस्तों, हम लोगों के केमिस्ट्री का यानी कि आप लोगों के क्लास 10th के केमिस्ट्री का यह अंतिम चैप्टर है। ठीक ना, इस अंतिम चैप्टर को उसी तरह से प्यार दीजिए जिस तरह से आप पहला चैप्टर को दिए थे। ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए तो दोस्त लोग क्लास को बिना विलंब किए हुए शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न को। तो चलिए पहला प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिए। चलिए पहला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग, आवर्त या फिर अपरूप या फिर कोई नहीं। तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा आप चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। यानी कि उदग्र मतलब ऊपर से नीचे जो रहता है उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, आवर्त कहते हैं, फिर अपरूप कहते हैं, क्या कहते हैं? हमको तो नहीं पता भैया, अगर आपको पता हो तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को जो कहा जाता है वह वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, प्रश्न करा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य अम्लीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं, फिर अकीय गैस होते हैं या फिर मिश्र धातु होते हैं? क्या होता है भैया आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य? अगर आप लोगों को पता है ना तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ना भैया, वह क्या होता है? वह क्षारीय धातु होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर Cl2 या फिर क्लोरीन। जल्दी बताने की प्रयास कीजिए कि क्या होगा इसका उत्तर। ठीक ना, चलिए आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है, अर्थात आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? ठीक, क्लियर है। चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, आपके सामने चार विकल्प है, इन चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा जो शून्य समूह का तत्व है? ठीक दोस्तों, चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो चलिए दोस्त लोग हम आपको बता दें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो हीलियम है ना आपका, हीलियम, या आपका शून्य समूह का तत्व है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है। दोस्तों सब कुछ क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? थम्स अप कर दीजिएगा एक बार, समझ में आ रहा है ना शानदार तरीके से, थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कहीं भी दिक्कत हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है तो आप चैट सेक्शन में बताइए, प्रश्न कीजिए, आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको शानदार तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आप जो है कमेंट किए उसके बाद आपको 1 महीना के बाद उसका उत्तर मिला है, ऐसा नहीं है। आप ज्यों ही प्रश्न कीजिएगा त्यों ही आपको उस प्रश्न का उत्तर तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो लाइक कर दीजिएगा सेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पे विकल्प के साथ। तो दोस्तों चौथा प्रश्न कर रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 2 सहसंयोजक बंधन या फिर 4 सहसंयोजक बंधन या फिर 6 सहसंयोजक बंधन या फिर 8 सहसंयोजक बंधन? चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बताइए कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तो चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं आपको शानदार तरीके से बता दूंगा कि मीथेन में जो भैया सहसंयोजक बंधन होता है वह आपका 4 होता है, याद रखिएगा। कितना होता है भैया? 4 होता है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु आयतन होता है, फिर परमाणु घनत्व होता है, फिर परमाणु द्रव्यमान होता है, फिर परमाणु संख्या होता है? चलिए बराबर से बताने की प्रयास कीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? ठीक दोस्तों, अगर आपको पता है ना तो फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो होता है भैया
वह परमाणु संख्या होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु संख्या होता है, याद रखिएगा। क्लियर है ना? चलिए, क्लियर रहना चाहिए भैया। अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर वही कीजिएगा जो हम आपको बताए हैं, कमेंट में बताने की प्रयास कीजिएगा एक एक प्रश्न जो भी आपको दिक्कत हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों छठा नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? 2:1 या फिर 1:2 या फिर 1:3 या फिर 3:1। चलिए, अगर आप लोगों को पता है इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से आप चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात जो पाया जाता है भैया वह 1:3 में पाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भैया। यह सब चीज आपको याद रखना होगा, ठीक ना। इसके लिए कोई बेसिक ट्रिक नहीं बनाया है कि यह चीज आपको हम ट्रिक के माध्यम से समझाए, ठीक ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों सातवां प्रश्न है, प्रश्न करा है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होती है? या फिर यानी कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 23, 26, 25 या फिर 24। चलिए, अगर आप लोग जानते हैं भैया, ठीक ना, क्योंकि आप लोग आवर्त सारणी को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं। अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, यानी कि Fe, ठीक ना। Fe को तो लोहा कहते हैं, लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe होता है, ठीक ना। चलिए अब बताइए कि लोहा का परमाणु संख्या होता कितना है? चार विकल्प आपके सामने है, अब विकल्प देख के बताइए कि लोहे की परमाणु संख्या होता कितना है। हमको तो नहीं पता है दोस्तों, यह सब चीज छोटा छोटा चीज है, ठीक ना। आवर्त सारणी से आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है यहाँ पे जारी रखिए। क्लियर है। तो दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या जो होता है भैया वह 26 होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कितना होता है भैया? 26 होता है, ठीक। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों आठवां प्रश्न करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या फिर ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है, कितना होता है भैया? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है? 9, 18, 11 या फिर 10। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की जो संख्या होती है ना भैया वह आपका कितना होता है? 18 होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। वर्गों की संख्या 18 होता है, ठीक ना। क्लियर रखिए, तब आप लोगों को जानकारी होना चाहिए इस बात का। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की जो संख्या होती है भैया वह 3 होती है, याद रखिएगा, ठीक ना। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ओजोन परत का निर्माण हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं 10वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों 10वां प्रश्न है, प्रश्न करा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 4। तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं या फिर कितने क्षैतिज पंक्तियां होते हैं, यानी कि सोया हुआ पंक्ति कितना होता है। फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बता दूंगा कि आवर्त सारणी में जो है आपका 7 आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्तियां होता है। कितना होता है भैया? 7 होता है, याद रखिएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 के बाद 11 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व या फिर क्रियाशील तत्व या फिर सक्रिय तत्व या फिर उदासीन तत्व है? चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए ये जो आपका हीलियम है या आपका कैसा तत्व है। तो दोस्तों हीलियम जो है ना भैया आपका वह आपका अक्रिय तत्व है, याद रखिएगा, ठीक ना। यह क्रिया नहीं करता है, इसका अष्टक पूरा हुआ है, इसलिए यह जो है आपका अक्रिय तत्व है। कौन? हीलियम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका सूत्र He होता है, ठीक ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7, 9, 8 या फिर 12। तो चलिए दोस्तों आपका समय अब शुरू हो रहा है, तो दोस्तों फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त, 9 आवर्त, 8 आवर्त या फिर 12 आवर्त। तो चलिए दोस्तों आपका समय अब हो गया है समाप्त। आवर्त सारणी में जो आपका आवर्त की संख्या होता है वह 7 आवर्तों की संख्या होता है, ठीक ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है
कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? न्यूलैंड्स द्वारा, या फिर टाबेराइनर द्वारा, या फिर मेंडलीव द्वारा, या फिर मोजले द्वारा। तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक दोस्तों, चार आपके सामने वैज्ञानिक का नाम है। बताइए कि इन चारों वैज्ञानिक में से कौन वैज्ञानिक है जो त्रिक का नियम का प्रतिपादन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा? डाबे राइनर। ठीक दोस्तों, डाबे राइनर ने क्या किया था भैया? त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि भैया हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, बताने की प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न का उत्तर आपको शानदार तरीके से प्राप्त हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, खाली आपको दिक्कत बताना है कि आपको दिक्कत हो कहाँ रहा है। ठीक ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है, प्यारा प्रश्न को प्यार भरी नजरों से देखने की प्रयास करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लोथर मेयर द्वारा, या फिर मेंडलीफ द्वारा, या फिर डावे राइनर द्वारा, या फिर न्यूलैंड्स द्वारा। तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि अष्टक का नियम जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये जो आपका अष्टक का नियम जो प्राप्त किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, वह आपका किसके द्वारा? डाबे राइनर के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, डाबे राइनर एक ऐसा शख्स है जो कि त्रिक का नियम का प्रतिपादन किया था, साथ ही साथ अष्टक के नियम को प्रस्तुत किया था। ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी डाउट हो तो बेझिझक बता सकते हैं। ठीक ना, तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा कि अपने पढ़ाई को शानदार तरीके से जारी रखिएगा और मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनके इनमें से किनका आवर्त फलन होता है? परमाणु संख्या का, या फिर परमाणु द्रव्यमान का, या फिर परमाणु आयतन का, या फिर परमाणविक आकार का। तो दोस्तों आप लोग पहले प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या कर रहा है। चलिए हम फिर से बता देते हैं आपको कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन करता है। ठीक दोस्तों, कौन सा फंक्शन है जो आवर्ती आवर्त के अनुसार तत्वों के गुणधर्म को इनका आवर्त फलन होता है। ठीक दोस्तों, परमाणु संख्या द्वारा, या फिर परमाणु द्रव्यमान द्वारा, या फिर परमाणु आयतन द्वारा, या फिर परमाणविक आकार द्वारा। तो चलिए दोस्तों आपके सामने चार विकल्प प्रस्तुत है। इन चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बता दूंगा भैया कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो है परमाणु द्रव्यमान आवर्त फलन होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक दोस्तों, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, अगर 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 आपको दिक्कत हो तो बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है कि मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? परमाणु संख्या पर, या फिर रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर, या फिर परमाणु द्रव्यमान पर, या फिर संयोजकता पर। तो दोस्तों मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? तो दोस्तों मेंडलीव ने जो है आपका वह किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर जो है आपका क्या किया है कि तत्वों को बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है। किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर, याद रखिएगा। क्लियर है, समझ गए आप लोग? चलिए समझ रहे हैं ना आप लोग? शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, फिर नियमित तरीके से परिवर्तित होता है। तो चलिए दोस्तों आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से जब नीचे की ओर आने लगता है तो वह क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, फिर वो नियमित तरीके से परिवर्तित होता है। तो चलिए दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा शानदार तरीके से वह बढ़ता रहता है, याद रखिएगा। ठीक ना दोस्तों, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है दोस्तों, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ।
तो दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न करा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति घटती जाती है, बढ़ती जाती है और परिवर्तित रहती है, फिर अनियमित तरीके से बदलती है। तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्सीजन की अम्लीय प्रकृति क्या होता है कि बढ़ती जाती है। याद रखिएगा, देखना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, जो कि आपका बी नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो दोस्तों आप लोग किसका नाम सुने हैं? फ्लोरीन का नाम सुने ही है। तो फ्लोरीन जो है आपका वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन होता है। देखना क्लियर है, हैलोजन अलग है यहाँ पे, देखना, क्योंकि आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है। याद रखिएगा, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? Na2O या फिर Al2O3 या फिर SO2 या फिर NO2। तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से चार विकल्प आपको दिया गया है, इन चार विकल्प में से सबसे अधिक क्षारीय कौन सा पदार्थ है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो आपका सबसे क्षारीय पदार्थ है भैया वह NaO2 है। देख दोस्तों समझिए आप लोग शानदार तरीके से, क्या है? सोडियम ऑक्साइड, ठीक ना, वो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। याद रखिएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व या फिर क्षार धातु या फिर लेंथेनाइटस। तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व को जो कहते हैं भैया वह आपका क्षार धातु कहते हैं। याद रखिएगा, जो कि आपका सी नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? समूह एक का, समूह दो का या फिर अधातु तत्वों का या फिर समूह 8 का। तो चलिए बराबर से बताने की प्रयास किए, जो आपका मैग्नीशियम है Mg वह आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो दोस्तों ये जो आपका मैग्नीशियम है भैया वह आपका समूह 2 का सदस्य है। याद रखिएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 के बाद 23 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आपका तत्व दिया हुआ है, इन तत्वों के निम्नलिखित जड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? सोडियम एवं एल्यूमिनियम या फिर आर्गन एवं पोटेशियम या फिर बोरॉन एवं जर्मेनियम या फिर नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। तो चलिए फटाफट से बताने के प्रयास कीजिए कि केमिकल बिहेवियर किसका समान होगा। ठीक ना दोस्तों, बताइए ये जो आपका चार विकल्प है इन चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा जिसका की केमिकल बिहेवियर, ठीक ना, यानी कि रासायनिक आचरण समान होंगे। ठीक दोस्तों, आपके सामने चार विकल्प है ना, तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए। दोस्तों ये जो आपका नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जो है ना भैया, क्या नाइट्रोजन एवं फास्फोरस ये जो आपका जोड़ा है वह रासायनिक आचरण इन दोनों का समान होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है? AS, BE या फिर B या फिर ब्रोमीन। तो चलिए फटाफट से बताने के प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से वह कौन तत्व है जिसकी संभावना है कि यह धात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? तो दोस्तों आपका एकमात्र जो है आपका ब्रोमीन जो होता है Br, वह आपका क्या बताता है? तत्वों में मतलब जो है संभावना है कि यह धात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। कौन? ब्रोमीन। याद रखिएगा, जो कि आपका डी नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो दोस्तों मेंडलीव का या फिर मोसले का या फिर लोथरमेयर का या फिर लुईस पास्चर का है? तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी दीर्घतम रूप से, यानी कि
तो दीर्घतम रूप से चलता हुआ आ रहा है, वह किसकी प्रस्तुति कर रहे हैं? मेंडलीव का, मोसले का, या फिर लोथर मेयर का, या फिर लुईस पास्चर का? तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ना भैया, 25 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चलिए हम आपको फटाफट से बताने की प्रयास करते हैं। यह आपका मोसले का आवर्त सारणी है दीर्घतम रूप से। क्लियर है ना? क्लियर है। दीर्घतम रूप से किसका है? मोसले का है, याद रखिएगा। ठीक ना? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस या फिर सल्फर? तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कौन ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक धात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा? क्लोरीन होगा। क्या होगा दोस्तों? क्लोरीन एक ऐसा पदार्थ है, ठीक ना? क्लोरीन एक ऐसा धातु है जो धात्विक गुणधर्म को, जो अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। अधात्विक, धात्विक नहीं, अधात्विक। ठीक ना? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। दोस्तों समझ में आ रहा है? एक बार क्लियर कर दीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, नो की परमाणु द्रव्यमान? तो दोस्तों ये जो कथन है भैया, यह आपका किसका है? मोसले का है, याद रखिएगा। मोसले ने क्या कहा था कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, नो की परमाणु द्रव्यमान। ठीक दोस्तों, यह जो है कथन है वह मोसले साहब का है, याद रखिएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है। प्रश्न यही है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, या फिर परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, या फिर परमाणु साइज का आवर्त फलन है, या फिर परमाणु आयतन का आवर्त फलन? दोस्तों इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो है भैया वह परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, याद रखिएगा। जो कि आपका बी नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, फिर इनमें से कुछ नहीं होता है? तो फटाफट से बताने के प्रयास कीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में, किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की साइज जो है भैया वो आपका बढ़ता है, याद रखिएगा। कब से क्या, कहां, किधर से किधर जाएगा तो बढ़ेगा? बाईं से दाईं ओर, और दाईं से बाईं ओर आएगा तो घटेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न कर रहा है, प्रश्न यही है कि वुल्फगांग डार्वेराइनर किस देश से संबंधित है? फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो दोस्तों वुल्फगांग डार्वेराइनर जो है वह आपका किस देश से ताल्लुकात रखते थे? तो दोस्तों वह जो है आपका जर्मन थे, ठीक ना? याद रखिएगा, वह जर्मनी से ताल्लुकात रखते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 31 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? दोस्तों मेंडलीव का जो जन्म हुआ था भैया वह आपको 1834 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर है ना? मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? 1834 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। चलिए 32 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो दोस्तों संगीत का जो सुर होता है भैया वह 7 होता है, आप लोग तो सभी जानते हैं, ठीक ना? सारे गामा पादा नी सा, ठीक ना? वही होता है ना भैया? जी हाँ, बिल्कुल वही होता है, जो कि आपका सी नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? 60 तत्व, 61 तत्व, 62 तत्व, या फिर 63 तत्व? तो चलिए दोस्तों मेंडलीव ने अपना कार्य जब प्रारंभ किया था तब तब तक कितने तत्व उनके पास प्राप्त थे, यानी कि इस पृथ्वी पे प्राप्त थे? तो दोस्तों का जो उत्तर हो जाएगा भैया वह आपका 63 उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका डी नंबर का विकल्प सही उत्तर है इसका। ठीक दोस्तों समझ गए। चलिए 34 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है।
इस प्यारा प्रश्न को प्यार भरी नजरों से झांकते हुए प्रश्न यही है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज क्या पता चलता है? परमाणु की व्यास, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की परिधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए इन चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा 34 नंबर के प्रश्न का। ठीक दोस्तों, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताना चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर करने का अर्थ यही हुआ कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज में क्या पता चलता है। तो दोस्तों परमाणु की त्रिज्या पता चलता है, ठीक ना, याद रखिएगा क्या पता चलता है, परमाणु की त्रिज्या पता चलता है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है क्या कर रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है कि एक पीएमएफ के पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। दोस्तों एक पिकोमीटर जो है आपका वह आपका 10 से 12 मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा, जो कि आपका सी नंबर का विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 36 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से या फिर इनमें सभी से। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि किसी भी तत्व की संयोजकता हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों किसी भी तत्व की जो संयोजकता प्राप्त करते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, वह इलेक्ट्रॉन की सहायता से प्राप्त करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या की सहायता से प्राप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे आपको शानदार तरीके से समझ। तो दोस्तों आज के क्लास जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। आज का जो प्रश्न है यहीं तक है, ठीक ना। आपको आज का अंतिम क्लास कैसा लगा? ठीक दोस्तों यह जो आपका 36 का 36 प्रश्न का उत्तर यहाँ पे शानदार तरीके से बताया गया है, ठीक ना। आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, यह ख्याल करते हुए आपको यह सब चीज बताया गया है, ठीक ना। समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक दोस्तों, समझ गए। तो चलिए दोस्तों हम लोगों का जो है आज केमिस्ट्री संपूर्ण तरीके से समाप्त होता है। ठीक दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सजेशन भी लेके आऊं, क्या पता। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और विराम देने से पहले एक बात यही कहना चाहेंगे कि आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता के जाइएगा। अगर आपको जरा भी अच्छा लगा तो 5 बार शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आज के क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए सब्जेक्ट के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।